जय हिंद दोस्तों। पिछले 10 सालों में यूपी पुलिस ने संविधान के जितने भी सवाल पूछे हैं दोस्तों, मैं उन सब की एक सीरीज लेकर के आया हूँ। उसी दिशा में पहली सीरीज आपके सामने है। ये आपके 25 क्वेश्चन की सीरीज है। मैं आपको 25 सवाल संविधान के जितने भी आए हुए हैं वे कराने वाला हूँ। साथ ही साथ इनकी बहुत सारी व्याख्या मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, यूपी पुलिस में बहुत कारगर आपके ये रहने वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपको सवाल आराम से देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 में पहली शिफ्ट में आपका पूछा गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? आप सभी को पता है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। संविधान के वर्तमान में 25 भाग है। जब संविधान लागू हुआ था दोस्तों, उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे। 8 अनुसूची थी और आपके 395 आपके आर्टिकल्स दिए हुए थे, यानी कि अनुच्छेद दिए हुए थे। वर्तमान में इनकी संख्या भाग 25 हो चुके हैं, अनुसूची आपकी 12 हो चुके हैं और आर्टिकल्स आपके 470 प्लस जा चुके हैं, समथिंग आपके इतने जा चुके हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर राइट आपका सी ऑप्शन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। दूसरा सवाल आपका 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? 22 जुलाई 2014 को ये क्वेश्चन आपका तभी आया था, आपका 2019 में आया था। आपका यूपी पुलिस में आपको पूछा गया था 27 जनवरी को पहली शिफ्ट में। 22 जुलाई 2014 को यूपी के जो राज्यपाल थे इसके रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? दोस्तों, राइट आंसर आपका राम नाईक होगा। ये उत्तर प्रदेश के उस समय 24वें राज्यपाल थे। 24वें राज्यपाल ये आपके उस समय हुआ करते थे। वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश के? आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यूपी की क्या है? राज्यपाल है। अगर देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी, पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ कि भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली आपकी पहली महिला थी। तो चलिए खैर अगले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी के बारे में मैं आपको बताऊं। इनका कार्यकाल 1977 टू 82, 1977 से लेकर के 1982 तक भारत में नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रहे हैं। साथ ही साथ भारत के पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने थे, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति ये बने थे। और अगर इनके बारे में बात करें तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए थे। ऐसे राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो इनके बाद आपके जो राष्ट्रपति बने थे भारत में, ज्ञानी जैल सिंह थे। इनका कार्यकाल 1982 से लेकर के और 1987 तक था, 1980 टू 87। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति भी थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति भी ये थे। दूसरी बात, एक और बेहतरीन क्वेश्चन इनका बनता है क्या? पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ये 1984 में किया था। और ये किस मामले पर? आपका डाक विभाग के मामले पर पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। वीवी गिरी का टाइम पीरियड आपका 1969 से लेकर 1974 तक रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से और 1977 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले राष्ट्रपति थे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। आप सभी को पता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है? तो उस समय जो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। तो पहले राष्ट्रपति इन्हें बनने का मौका मिला था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बनने आगे चल करके। चलिए देखा अगला क्वेश्चन आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ज्ञानी जैल सिंह है। जितनी मैंने आपको व्याख्या बताई आप लोग इसको नोटिस कर लेना। चलिए, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देते हैं? महान्यायवादी, इनको हम बोलते हैं AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा अंडर आर्टिकल 76 भारत के अनुच्छेद नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में पद दिया गया है महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार होता है। विधिक सलाहकार या
कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बारे में 2-3 फैक्ट बनते हैं। एजीआई की जो योग्यता होती है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होती है। इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं कि वह कौन व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन के हिस्से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वे भी आपको कौन है? महान्यायवादी है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हाईकोर्ट में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। जो सारे क्वेश्चन आपके महान्यायवादी से संबंधित है। और वर्तमान में है कौन? आर वेंकटरमणी। ये भारत के वर्तमान में कौन है? महान्यायवादी। ठीक है, चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित था? या उस समय क्वेश्चन बड़ा जोरदार तरीके से आया। इसका राइट आंसर आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक आपके कैलियोग्राफर थे जो हाथ से लिखने का काम किया करते थे। तो इन्हें भारतीय संविधान को लिखने के लिए कहा गया। प्रत्येक पेज को उन्होंने लिखा है। इनसे जब मेहनत आना, इनसे आपका मतलब कितने पैसे लोगे, वो इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पेज पर मैं अपने हस्ताक्षर करूंगा। तो आज भी भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के। और अंतिम पेज पर अपने साथ साथ इन्होंने अपने दादा का भी नाम लिखा हुआ है। एक सवाल और बनता है, भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो आपकी लिखी हुई कहाँ रखी है? तो संसद भवन में हीलियम गैस के बक्से में रखी गई है, जिससे वो नमी से बची रहे, मॉइस्चराइजेशन से बची रहे। खैर इसका राइट आंसर आपका है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कितना कर दिया गया था प्रति माह? तो आप सभी को पता है आपके 5 लाख। भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वर्तमान में 5 लाख रुपये। अब मैं भारत में कुछ लोगों का या कुछ जो प्रमुख पद है उनका वेतन लिख रहा हूँ। राष्ट्रपति का वेतन आपका 5 लाख रुपये है। अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूँ, उपराष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में आपका 4 लाख रुपये। कितना है जी? 4 लाख रुपये। जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल का वेतन भारत में 3.5 लाख 3.5 लाख रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, मैं कह लूँ कि सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई का जो भारत में वेतन है 2,80,000 है। और ये जो आपके मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनका है। अन्य न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों का वेतन 2,50,000 रुपये यानी कि 2.5 लाख रुपये। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जज की अगर मैं बात करूं तो उनका वेतन 2,50,000 रुपये है यानी कि 2.5 लाख रुपये है। और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का अगर मैं वेतन अन्य की मैं बात करूं तो 2,25,000 रुपये है। तो दोस्तों ये भारत में कुछ जो पद है प्रमुख, उनके वेतन के बारे में बात की गई है। यहाँ से सवाल पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आया था आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आगे भी संभावना पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका 2018 में किया गया था। चलिए खैर आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाएं कितने शामिल थी? इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझिएगा। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 4 सदस्य आपके कमिश्नरी क्षेत्रों से, और आपके 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से थे। तो कुल 389 सदस्य थे। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो यहाँ 389 सदस्यों में से 299 सदस्य भारत में रह गए। कुछ सीटें आपकी पाकिस्तान में चली गई। और 299 से भी इनमें से भी 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो एक बात है, 24 जनवरी 1950 को जब ये हस्ताक्षर हुए थे 284 सदस्यों के, तो उनमें महिलाएं कितनी थी? तो उनमें महिलाएं आपकी कितनी थी?
15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इनमें 2 महिलाओं का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, एक ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एक आपका दक्षयानी वेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन, ये एकमात्र दलित महिला थी जो SC कैटेगरी से थी। ये दलित महिला थी और यह एकमात्र आपकी मुस्लिम महिला थी। आपसे कभी क्वेश्चन बनने लगे तो आप लोग इनको छोड़ना मत, ये आप क्वेश्चन आपको करने। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के 284 सदस्यों में महिलाएं कितनी थी आपकी? 15 महिलाएं थी। चलिए खैर आगे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते। पहली महिला लोकसभा की जो अध्यक्ष बनी थी, आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है, मीरा कुमार। 2009 से 2014 तक, 2009 से 2014 तक ये पहली महिला थी जो लोकसभा की क्या बनी थी? अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, चलिए खैर अगले क्वेश्चन। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारूप मसौदे को किसने तैयार किया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए खैर इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता रहा हूँ, BN राव, बेनेकल नरसिम्हा राव, जो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। आपसे क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका उत्तर बताना है। मैं पूछ रहा हूँ क्या कि भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग, सर्वप्रथम भारतीय संविधान की आधिकारिक तौर पर मांग किसके द्वारा की गई थी? भारतीय संविधान सभा की संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर मांग किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। मैं कौन सा में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया? दोस्तों इसकी मैं आपको पृष्ठभूमि बताऊं। वर्ष 2016 के बाद से यानी कि 2017 और 18 का जो बजट था, इसमें क्या किया गया था? रेल बजट और आम बजट, इनको जोड़ दिया गया था। इनको क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। इससे पहले आपको अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। ये जो अलग अलग किया गया था 1924-25 में एक कमेटी थी, आकवर्थ, या कहीं कहीं एक वर्थ भी मिलता है आप लोगों को। आकवर्थ समिति की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। लेकिन 2017-18 में आपके डॉक्टर विवेक देवराय समिति, इनकी सिफारिश पर इसको क्या कर दिया गया था? एक कर दिया गया था। तो 2016 वह अंतिम वर्ष था जब इसको अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 17 से आपके साथ प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2016 होगा। चलिए खैर अगला क्वेश्चन। अच्छा एक सवाल आपसे बन सकता है, भारत में सबसे पहले बजट प्रस्तुत, अच्छा एक तो ध्यान रखना, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। और सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है किसके पास है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, इन्होंने बजट आपका 10 बार प्रस्तुत किया, 10 बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी करना है आप लोगों को। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, आसान क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। चलिए कर अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया के संविधान द्वारा प्रभावित है। कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो आपकी जापान से ली गई। कहाँ से ली गई है दोस्तों? जापान से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जापान है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार है, ये मौलिक अधिकार कह सकते हो आप लोग। न्यायिक पुनर्विलोकन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, और हमारी जो पंचायत व्यवस्था है उसका मॉडल आपका समथिंग वहीं से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका क्या है? जापान। क्या है जी आपका? जापान। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार RT राइट टू एजुकेशन अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर आपका 2002 में RTE राइट टू एजुकेशन आपका अधिनियमित किया गया। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? देखो द्विसदनीय क्या होता है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। द्विसदन का मतलब है दोस्तों, प्रत्येक राज्य में आप सभी को पता है विधानमंडल होता है। विधानमंडल का निर्माण आपका 3 चीजों से मिलकर के, विधान परिषद,
विधानसभा और आपके राज्यपाल। अब हर एक राज्य में राज्यपाल भी होता है, हर एक राज्य में विधानसभा भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होगा। विधान परिषद अनुच्छेद नंबर 169 के तहत प्रत्येक राज्य को उसके सर्जन अथवा अवसाय उसको अवसान यानी कि उसको समाप्ति का या उसको रखने का अधिकार दिया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 169 में विधानसभा का सर्जन या उसका समापन दिया गया है, सॉरी विधान परिषद का। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, विधान परिषद हर एक राज्य जरूरी नहीं है कि रखे, तो यहाँ कुछ राज्यों ने इसको रखा हुआ है। उन राज्यों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ जिन जिन में आप पे पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और समझना ध्यान से, जिन राज्यों में आपका पाया जाता है उन्हें द्विसदन मॉडल बोलते हैं। जो जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं उन्हें हम लोग द्विसदनीय मॉडल बोलते हैं। अब खाली अगर विधानसभा है तो एक सदन है, और अगर दोनों है तो फिर द्विसदन। तो पहला राज्य आपका यूपी है, दूसरा आपका बिहार है, तीसरा आपका एमएच मतलब महाराष्ट्र, चौथा आपका कर्नाटक है, पांचवा आपका आंध्र प्रदेश, और दोस्तों छठा आपका तेलंगाना। मैं तेलंगाना को भी लिख रहा हूँ, ये मैंने हिंदी में लिख दिया। तो यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और आपका तेलंगाना है। तो उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है। तो इस कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या बैठ जा रहा है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें द्विसदनीय मॉडल नहीं है, यहाँ सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद यहाँ नहीं है। चलिए क्या, और अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद नंबर 168 में आपका विधानमंडल है, 170 में विधानसभा है, 171 में विधान परिषद है और 169 में विधानसभा का सर्जन अथवा सत्रावसान हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जैसे कई बार आपका आया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक मामलों की जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी को झंडा समिति का अध्यक्ष कुछ बुके मानते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। झंडा समिति कोई बनी ही नहीं थी, एक तदर्थ कमेटी बनी थी, झंडे से संबंधित एक तदर्थ समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आगे आप लोग ध्यान रखना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे आपके, राजेंद्र प्रसाद हुआ करते। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका आया हुआ भी है, 1993। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जितने भी सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी सबकी नियुक्ति का अधिकार किसके पास है आपका, राष्ट्रपति के पास है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये आया हुआ है। दूसरा, मानवाधिकार आयोग के कार्यकाल आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये यूपीएसआई में भी पूछे गए। कार्यकाल की मैं बात करूं तो दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु। तो जो भी आपका पहले, ये तो अधिकतम 3 साल रह सकते हैं या अधिकतम 70 साल की एज तक रह सकते हैं, ये इनका कार्यकाल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और एक बात और ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विश्व है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित था, किसने अपने हाथों से लिखा था। ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से रिपीट हो गया मेरे हिसाब से। प्रेम बिहारी नारायण राजद, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टमैन कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हुआ करते थे। और इसमें कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते। चलिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। भाग 4 में क्या दिया गया, मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संसद आपका भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 79 अंडर आर्टिकल 79। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 36 से लेकर के और आपका 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से। किस देश के संविधान से, भारतीय संविधान में लिए गए आपके आयरलैंड से राज्य के आपके नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, ये सिद्धांत। एक क्वेश्चन आया हुआ कि कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जो किसी भी राज्य को कल्याणकारी घोषित करता है। तो भाग 4 है जो आपका कल्याणकारी घोषित करता है किसी भी राज्य को। चलिए, और एक बात और जो है, अनुच्छेद नंबर 37 में स्पष्ट लिखा हुआ है, इस भाग में दिए गए उपबंध किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यदि आपका कोई अनुच्छेद नंबर 37 से लेकर के 51 तक कोई आर्टिकल आपका ब्रेक होता है तो आप इस आधार पर कोर्ट में नहीं जा सकते। तो मैं कह सकता हूँ ये परिवर्तनीय नहीं।
मैं कह सकता हूँ ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं है, ये गैर न्यायोचित प्रकृति के। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, अलग से था, ये हमारे सिलेबस का वैसे तो होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इसका आंसर है आपका गुलामी से स्वतंत्रता। मानव अधिकारों की जो मानव अधिकार दिए गए हैं, इसमें आपका जो अनुच्छेद इसका 4 है, उसमें गुलामी से स्वतंत्रता के बारे में बताया कि आप लोग इसको अच्छे से यहीं से रट लेना, तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन, किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। हाई कोर्ट का मुख्य जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, बिल्कुल इनको भी किया जाता है। राज्यपाल है, इनको भी किया जाता है। महान्यायवादी इनको भी किया जाता है। तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एक तो इसका जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में अंडर आर्टिकल 165, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, महाधिवक्ता। राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार आपका महाधिवक्ता ही होता है। चलेगा, जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अधिनियमित किया गया। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था। आसान क्वेश्चन है आपका, 101वां था, पेश होने वाला 122वां था, पेश होने वाला 122वां था। भारत में जीएसटी की अवधारणा कनाडा से अवधारित है, कनाडा से ली गई है भारत में जीएसटी। और भारत 161वां देश था जिसने जीएसटी को अपनाया था। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। किस देश में जी, फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी का प्रारूप असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता, इनके द्वारा जीएसटी का प्रारूप तैयार किया गया था। और भारत में जो जीएसटी लागू है विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर दोस्तों लागू है भारत में जीएसटी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। लगभग 17 प्रकार के, इस 17 प्रकार के करों को हटा करके उनकी जगह एक ही कर रखा गया जिसे जीएसटी के रूप में जानते हैं। इसका पहले हम कह सकते हैं किसका उत्तरवर्ती टैक्स है आपका बिक्री कर, सेल टैक्स का इसने, सेल्स टैक्स का इसने स्थान लिया। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपके जीएसटी से संबंधित थे। चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद है दोस्तों, एक ही शिफ्ट में या उसी एक ही एग्जाम्स में उस समय आपके 2 क्वेश्चन संविधान के सॉरी पूछे गए हैं। अनुच्छेद 4 में गुलामी से दास्ता थी, तो 6 में क्या है, तो इसमें विधि के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। ये आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इसको भी आप लोग अच्छे से रट लेना, तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान में या भारतीय संविधान के ... भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान की है। तो किस अनुसूची में भारत की भाषाओं को लेकर, आसान क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में दोस्तों किसका जिक्र किया गया आपका, भारतीय संविधान की भाषाओं का। कुल मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 14 में एक जोड़ी गई सिंधी, उसके बाद 3 जोड़ी गई कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और आपकी फिर 4 जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो कुल 22 भाषाएं। आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्या भारतीय संविधान में इंग्लिश यानी अंग्रेजी है? जी नहीं, भारतीय संविधान में ये नहीं है। संस्कृत का जिक्र भारतीय संविधान में है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या भोजपुरी भारतीय संविधान में है? भोजपुरी का कोई जिक्र नहीं है। क्या राजस्थानी है? जी हाँ, राजस्थानी का भी कोई जिक्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश, भोजपुरी और आपकी राजस्थानी, इनका जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है। संस्कृत का जिक्र भारतीय संविधान में है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? आप सभी को पता है, आपका 63 से शुरू हो जाता है भारत में उपराष्ट्रपति। तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव 66 में आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपका बताया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति भारतीय संसद की जो एक सदन है राज्यसभा, उसके पदेन सभापति होते हैं अनुच्छेद नंबर 64 के तहत। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हुई है कृति भारती, किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल थी? महिलाओं पर तेजाबी हमला, बाल और बंधुआ श्रम, बाल विवाह और सर पर मैला ढोना। तो दोस्तों राइट आंसर है आपका चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह। बाल विवाह से संबंधित ये एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो दोस्तों आज की सीरीज के 25 क्वेश्चन आपके सामने थे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। जितनी मैंने आपको डिटेल में व्याख्या बताई है साथ में उनको भी तैयार कर लेना। मैं
नेक्स्ट कल ही नई वीडियो लेकर के, अगली वीडियो लेकर के संविधान की आऊँगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसमें भी इस पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।